जिसे देखो सब मेरे काले रंग के पीछे पड़े रहते हैं। क्या काली औरत को जीने का कोई हक नहीं है? ये चाय है? तुमने चाय बनाई है? चीनी के जगह पे नमक डाल दी है, काली मनहूस कहीं की। सासू माँ, आप मेरा यकीन करिए माँ, मैंने सच में चाय में चीनी ही डाली थी, मनहूस नहीं हूँ। बहुत सुन ली तेरी बकवास। ये लड़की, चल निकल जा मेरे घर से। मुझे तेरी ये मनहूस शक्ल नहीं देखनी है। मैं चली जाऊंगी सासू माँ, मैं काली हूँ इसीलिए मनहूस हूँ। बस मैं एक बार अपने पति राहुल से मिल लूं। मैंने कह दिया तो कह दिया, इस घर में बहुएं आएंगी तो चांद का टुकड़ा ही आएंगी। मुझे अपने पोते पोतियां गोरे चिट्टे चाहिए। माँ, आप चिंता मत करो। मैंने अपने लिए नताशा को पसंद किया है। वो एकदम दूध जैसी गोरी है, शहर की मॉडर्न लड़की है। आपको देखते ही पसंद आ जाएगी। आप तो जानती होगी कि शहर की लड़की कितनी सुंदर होती है। शाबाश मेरे शेर, इसे कहते हैं पसंद। और तू राहुल, तूने क्या सोचा है? माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, नाम सुमन है। वो गांव की है, टीचर है। लेकिन क्या? रुक क्यों गया? राहुल, सच सच बता, कहीं तेरी पसंद की लड़की काली तो नहीं? माँ, उसका रंग थोड़ा सांवला है, मतलब वो काली है। लेकिन माँ, उसके गुण लाखों में एक हैं। क्या? काली बहू? अरे मेरी नाक कटवाएगा क्या तू? लोग क्या कहेंगे कि सावित्री का बड़ा बेटा कोयला ले आया और छोटा बेटा हीरा? माँ, रंग तो ऊपर वाले की देन है। सुमन घर संभाल लेगी, वो बहुत समझदार है। मुझे सिर्फ वही पसंद है। ठीक है, तेरी मर्जी। ले आ अपनी काली को, लेकिन याद रखना, मेरी लाडली बहू तो विक्की की बीवी नताशा ही होगी। सावित्री अपने दोनों बेटों को समझाती है और जल्दी से शादी करने के लिए कहती है। अपने बेटे की शादी को लेकर सावित्री इतनी खुश रहती थी कि उसे दुनिया की कोई और चीज दिखाई ही नहीं देती थी। दिन रात उसके दिल दिमाग में बस एक ही सपना बस गया था। वो हर पल अपनी गोरी बहू नताशा की तस्वीरें निहारती रहती थी, मानो वही तस्वीरें उसकी सारी खुशियों की वजह हों। उसे लगता था कि एक गोरी बहू ही उसे सबसे ज्यादा सुख, गर्व और सुकून दे पाएगी। धीरे धीरे दिन बीतते चले गए और आखिरकार वो पल भी आ ही गया। दोनों बेटों की शादी का दिन आज आ पहुंचा था। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु। बेटी के पापा पुलिस वाजा हुए, अरे पैसा भरल बेगलई के घुमई रे लालनवा, अरे पैसा भरल बेगलई के घुमई रे लालनवा। बेटा के पापा
खातिर बेटावा जाबे चाही रे लाला नावा, अरे पैसा खातिर बेटावा। घर का शुभ मुहूर्त है आज, सावित्री अपनी गोरी बहू को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आंखों में चमक और चेहरे पर गर्व साफ झलकता है। वो बड़े प्यार, अपनापन और ममता से उसकी आरती उतारती है। आज उसके बरसों का सपना पूरा हो गया। आज उसके घर में एक गोरी बहू आई। सावित्री अपनी बड़ी बहू सुमन जो काली है, उसे छोड़कर पहले छोटी बहू नताशा की आरती उतारती है। ये देखकर सुमन जो कि काली बहू है, वो बहुत दुखी होती है। अरे सावित्री, तू पागल है क्या? तेरी बड़ी बहू तो ये सुमन है। तुझे सबसे पहले इसकी आरती उतारनी चाहिए। हाँ बड़ी माँ, आपको सबसे पहले सुमन भाभी आरती उतारनी चाहिए, उसके बाद नताशा भाभी की आरती उतारनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है माँ जी और प्रियंका सबसे पहले किसकी आरती उतारनी चाहिए। मेरी पसंदीदा कौन है, तुम्हें नहीं पता? किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे पता है कि सावित्री काकी सबसे ज्यादा अपनी गोरी बहू को मानती हैं। ये तो मुझे भी पता है कि नताशा भाभी ही है उनकी पसंद। देखो, गोरी भाभी तो मुझे भी पसंद है। अब रही बात सुमन भाभी की, तो वो दिन में तो ठीक है, लेकिन रात के अंधेरे में दिखाई ही नहीं देंगी। पड़ोसन सुमन के काले रंग को देखकर हंसती है और उसका मजाक बनाती है। सुमन ये सब देखकर और सुनकर बहुत उदास हो जाती है, जैसे कि उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल में उसका इस तरह मजाक बनाया जाएगा।
सावित्री जैसे ही अपने बड़ी बहू सुमन की आरती उतारने जाती है तो वे सुमन को देखकर बहुत दुखी और नाखुश महसूस करती हैं, जैसे कि ओ बस लोगों को दिखाने के लिए उसकी आरती उतारने का नाटक कर रही हों। सुन बहू, अब आ तो गई हैं घर में, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। ठीक है सासू माँ, आप जैसा बोलेगी मैं बिल्कुल ही वैसा करूँगी। आपके मर्जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी सासू माँ। हाँ, और बहू, घर में जो कीमती सामान है उसे तू हाथ मत लगाना, क्या पता तेरे छूने से वो भी काला हो जाए। सावित्री की बात को सुनकर सुमन के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सुमन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सासू माँ, ये आप कैसी बात कर रही हैं? भला मेरे छूने से कोई चीज काली कैसे हो सकती है? लेकिन वो राहुल के प्यार के कारण सबके सामने रोती नहीं है भी, बस अपना दर्द अपने अंदर छुपा लेती है। जैसे तैसी शादी का दिन बीत जाता है। अगली सुबह सावित्री की पड़ोसन उनकी बहुओं को देखने उनके घर आती है। उसे सावित्री, जिस पल का इंतजार था वो हो गया। चल बहन, अब हमको भी दिखा जरा अपनी बहुओं को। हाँ, क्यों नहीं बहनों, अभी मिलवाती हूँ तुम्हें अपनी दूध जैसी गोरी बहू से। अरे बहुओं, जरा यहाँ आओ, मेहमान आई है तुम्हें अपना आशीर्वाद देने। इनके लिए चाय नाश्ता भी लेते आना। सावित्री जैसे आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर छोटी बहू नताशा बाहर आती है। लो, आ गई मेरी चांद सी मुखड़े वाली बहू। कितनी देर लगा दी आने में बहू। सासू माँ, ओ मैं ना मेकअप कर रही थी। अब आप तो जानती हो ना कि मुझे मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। ओ, सब तो ठीक। अब मेहमानों के पाँव तो छू लो, ये कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो। नमस्ते आंटी जी। आपको भी नमस्ते आंटी जी। आप दोनों कैसी हो? मैं इस घर की छोटी बहू नताशा हूँ। अरे बहू, दूर से नमस्ते कर रही हो? अरे आंटियों को पैर छूकर आशीर्वाद ले लो बहू, मैंने अभी बताया ना। आप भी ना सासू माँ, ये कौन से पुराने जमाने में जी रही हैं? अब दूर से नमस्ते कर लो और आशीर्वाद ले लो। अब मॉडर्न जमाना चल रहा है और मैं ठहरी शहर की लड़की, मुझे ये पैर वैर छूना अच्छा नहीं लगता। अरे बहू, अब इतनी तेजी से मॉडर्न जमाने के साथ चलने की क्या जरूरत है? थोड़ा धीरे धीरे चलो। जाने भी दो सावित्री, नई बहू है और ऊपर से शहरी है। अब मॉडर्न बहू तो जमाने के साथ चलती है ना। अपनी गोरी बहू का बर्ताव सावित्री को थोड़ा हल्का अजीब लगा, पर उसके गोरे रंग को देखकर सावित्री ये सब बातों पर ध्यान नहीं देती है। लेकिन उसने जो अपनी बहू से चाय नाश्ता लेकर आने को कहा था, नताशा वो भी भूल जाती है। ये बात सावित्री को थोड़ा बुरा लगा। पड़ोसन के सामने सावित्री थोड़ी शर्मिंदा हो, लेकिन फिर भी खुशी से मुस्कुराती रही। छोड़ो ये सब बात बहन, सच में तेरी बहू चांद का टुकड़ा है। काश मुझे भी तेरी बहू जैसी बहू मिले। हाँ बहनों, मेरी बहू नताशा है ही इतनी खूबसूरत। मुझे मेरी नताशा बहुत प्रिय है। पड़ोसन की बात सुनकर और अपनी सास की बात सुनकर नताशा के खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और उसे अपनी खूबसूरती पर और भी घमंड हो जाता है। यार नताशा, तू सच में विश्व सुंदरी है। देख कैसे पड़ोसन भी तेरी तारीफ कर रहे हैं। तुम ही इस घर पे राज करेगी। अरे सावित्री, तेरी छोटी बहू जब चांद का टुकड़ा है तो बड़ी बहू कितनी खूबसूरत होगी, जरा बुला तो उसको। सावित्री की पड़ोसन बड़ी बहू सुमन को देखने की बात कह ही रही होती है, तभी सुमन आती है। सुमन ने अपने हाथों चाय का ट्रे लिया था। ओ, चाय नाश्ता लेकर आती है। सावित्री, तेरी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी चाय बनाती है। आय हाय, अब तो तेरे घर रोज आना होगा। अपनी काली बहू की इतनी तारीफ सुन के सावित्री को बहुत जलन होती है, क्योंकि वो अपनी काली बहू को पसंद नहीं करती थी। उसे तो उसकी गोरी बहू नताशा पसंद है,
लेकिन पड़ोसन तो उसकी बड़ी बहू की तारीफ कर रही थी। ये सावित्री से देखा नहीं गया तभी वो बोली, अरे बहनों, ये काली बहू की चाय तुम्हें अच्छी लगती है? जरा मेरी गोरी बहू के हाथों की चाय पी के तो बताओ। देख बहन सावित्री, बात गोरी या काली की नहीं, बात ये है कि कौन मेहमानों पर ध्यान देता है, ये है। अरे बहन, मेरी गोरी बहू भी मेहमानों का ख्याल रखती है। उसे सजने संवरने में टाइम लग जाता है, तुम तो जानती हो ना। देखो बहनों, मुझे तो रोज रोज ऐसे टेस्टी चाय पीने की आदत है। मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। अपने एक पड़ोसन की बात को सुनकर सुमन को सुकून महसूस हुआ। उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी तारीफ कर रहा है। देख सुमन, कोई तो है जो तेरी तारीफ कर रहा है। हे भगवान, काश ये मेरी सास होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन जहां एक पड़ोसन तारीफ कर रही थी, वही एक पड़ोसन उसके रंग को देखती है और उसे नापसंद करती है। जैसे ही उसने सुमन को देखा, तभी आ सावित्री से बोली, चाय तो ठीक है, पर सावित्री, मैं ये क्या देख रही हूँ? तेरी एक बहू चांद का टुकड़ा और एक बहू अमावस की काली। अब क्या बताऊं बहन, ये काली तो मेरे बेटे की जिद थी। अब मैं क्या कर सकती हूँ? पड़ोसन और सावित्री दोनों मिलकर अपनी काली बहू का मजाक बनाने लगती हैं। दोनों ने सुमन की इतनी बेइज्जती की कि सुमन ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई और वहां से चली गई और जाकर रोने लगी। अब काली बहू है तो क्या हुआ, गांव की समझदार है और सबकी इज्जत करती है। अरे दहेज कम है तो भी कोई बात नहीं। एक पड़ोसन सुमन की ओर से बोलती है। पड़ोसन को सुमन का बर्ताव अच्छा लगा था, क्योंकि सुमन ने सभी के लिए चाय नाश्ता बना के लेके आई थी और आते ही सभी के पांव छूकर आशीर्वाद भी ली थी और सभी का हाल चाल भी पूछी थी। यही सब चीजें एक पड़ोसन को बहुत पसंद आई, जबकि गोरी बहू नताशा वो मेकअप करने में सारे दिन लगी रहती थी। एक पड़ोसन सभी को समझाती है, लेकिन सावित्री और उसके साथ उसकी पड़ोसन मिलकर काली के खिलाफ हो गई और भेदभाव करने लगी। ऐसे ही बातें करते करते दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। अगली सुबह होते ही सावित्री के दोनों बेटे राहुल और बिक्की दोनों बिजनेस के सिलसिले में सावित्री से बात करते हैं। माँ, अब बॉस का ऑर्डर है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा। आप चिंता ना करो, घर पे आपकी बहुएं हैं ना। हाँ माँ, अब तो तुम्हारी 2 बहुएं हैं, सुमन भाभी और नताशा। आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देगी। बेटे, तुम दोनों 3 दिनों के लिए देश से बाहर जा रहे हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। सावित्री के बड़े और छोटे बेटे दोनों अपनी माँ को समझाते हैं उन्हें बिजनेस के सिलसिले में देश से बाहर जाना था। सुनिए जी, आप 3 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। आप जल्दी से आइएगा। मन तो मेरा भी नहीं कर रहा है तुम्हें अकेले छोड़ के जाने में। सुमन, तुम चिंता मत करना। मैं चिंता नहीं करूंगी, लेकिन आप तो जानते हो ना कि आपके सिवा घर में कोई मुझे नहीं समझता है। जिसे देखो सब मुझे काली बहू काली भाभी बोलते हैं। आप बताओ, क्या मैं काली हूँ तो इंसान नहीं हूँ? मेरी प्यारी सुमन, जो लोग ये बोलते हैं वो ना समझ लोग हैं। मेरी सुमन तो दुनिया की सबसे प्यारी पत्नी है। राहुल और विक्की के घर से बाहर जाते ही नताशा अपने नखरे और घमंड दिखाने लगती है, क्योंकि उसे शहरी और गोरे रंग होने के वजह से ज्यादा प्यार और सम्मान मिलता है। इसीलिए नताशा के भाव आए दिन बढ़ते जाते हैं। वो सब काम धाम छोड़कर बस कमियां निकलती है। मेरे इतने बड़े रूम में मुझे कम से कम 3 एसी होना चाहिए, वरना मेरी नाजुक सी ब्यूटी खराब हो जाएगी। सुमन चलते हुए अपनी सास के पास जाती है और वहां जाकर अपनी सास के पास बैठ जाती है। इधर सावित्री अखबार पढ़ रही थी। अखबार पढ़ते पढ़ते तभी सावित्री की नजर अपनी गोरी बहू नताशा पर गई और वह बोली, अरे मेरी लाडली बहू, तुम कब आई? और तुम्हारे चेहरे पे ये गुस्सा क्यों दिख रहा है? सासू माँ, आप तो जानती ही हैं कि मैं शहर की मॉडर्न लड़की हूँ। मुझे मेरे कमरे में 3 एसी चाहिए।
अरे नताशा बहू, तुम्हारे कमरे में तो एक एसी लगा है ना, फिर भी तुम्हें अभी भी गर्मी लग रही है। सासू माँ, मैं दहेज में 4 एसी लाई, लेकिन मेरे कमरे में सिर्फ 1 एसी लगा है, इसीलिए मेरा सारा मेकअप खराब हो रहा है। ये बात है बहू, तुम चिंता मत करो, मैं राहुल के आते ही बोल दूंगी 3 एसी लगवाने को। अब तुम खुश हो जाओ। नताशा अपनी हर बात बड़े आसानी से अपनी सास से मनवा लेती थी और उसकी सास सावित्री भी उसके बातों टालती नहीं थी। गोरी बहू जो बोलती थी, सावित्री उसे बिना कुछ सोचे विचारे कर देती थी। यही सब देखते हुए नताशा ने और भी नखरे करना चालू कर दिया। सासू माँ, इतनी गर्मी लग रही है, जूस पीने का मन कर रहा है। आप मेरे लिए सुमन भाभी से जूस मंगवा सकती हो? क्यों नहीं बहू, अब तुम ठीक से खाओ पियोगी, तभी तो मेरे गोरे गोरे पोते पोती होंगे। रुको। अरे सुमन, कहाँ है तू? जरा यहाँ तो आ। पता नहीं कहाँ क्या कर रही है ये काली। सावित्री को जब उसकी गोरी बहू ने जूस पीने के लिए कहा तो ओह, सुमन को चिल्लाते हुए बुलाने लगती है। गोरी बहू धीरे धीरे अपने आप को घर की मालकिन समझने लगी थी। अरे, ये तो सासू माँ की आवाज है, लगता है कि वो मुझे बुला रही है। जल्दी जाती हूँ। क्या हुआ सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? कोई काम है? मैं खाना बना रही थी, सब्जी चूल्हे पे रखी हूँ। कितनी देर से बुला रही हूँ, बहरी है क्या जो सुनती नहीं है? जाकर नताशा के लिए जूस बना के लेकर आ। सावित्री गुस्से में अपनी सुमन बहू को बोलती है। वहीं नताशा बैठे बैठे मुस्कुरा रही होती है, जैसे कि उसे बहुत मजा आ रहा है सुमन को इस तरह परेशान करने में। अच्छा, तो ये नताशा का किया धरा है। ये महारानी दिन भर बस मेकअप करने में ही लगी रहती है, कोई काम धंधे से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बैठकर हंस रही है, मन तो करता है कि मुंह तोड़ दूं इसका, लेकिन क्या कर सकती हूँ। सुमन सच जान चुकी थी कि ये उसकी देवरानी नताशा का किया धरा है। वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाती है और हिम्मत जुटा के बोलती है। नताशा, सुनो बहन, मैं खाना बना रही हूँ, तुम तो खाली हो ना क्या? तुम खुद जूस बना के पी सकती हो। क्या बोली तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गोरी बहू से काम करवाने की? इस घर की नौकरानी है तू। सासू माँ, सुबह से काम कर रही हूँ, अब खाना भी बना रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि नताशा को बोल दूं। सुमन के इतना बोलते ही उसकी सास सावित्री आग बबूला हो जाती है और वो तेजी से सुमन को डांटने लगती है। अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सावित्री पूरी तरह से अपनी छोटी बहू नताशा को ही मालकिन बना दी है और जो कहेगी वो वही करेगी। ध्यान से सुन, ये काली कलमुही, आज के बाद तूने नताशा को कुछ भी करने को कहा तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अब तुरंत जा जाके नताशा के लिए जूस बना के लेकर आ और मेरे लिए मीठी चाय बना के लेकर आ। सावित्री के मुंह से इतनी कड़वी डांट सुनकर सुमन अंदर से पूरी तरह से टूट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सारी उम्मीदें टूट गई। उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ठीक है सासू माँ, आप जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूँगी। मैं अभी जूस और चाय बना के लेके आती हूँ। सुमन दुखी होकर किचन में चली जाती है। जूस बनाती है और अपनी सास सावित्री के लिए मीठी चाय बनाती है। सुमन फटाक से जूस बना देती है और अपनी सास सावित्री के लिए गरम मीठी चाय भी बना देती है। चाय बनाकर वो चाय को वहीं पर छोड़कर पहले नताशा के लिए जूस बनाकर लेकर जाती है। नताशा जूस पीती है। उसे जूस बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके मन में जलन की भावना अभी भी चल रही थी। वो सुमन को एक ग्लास और जूस लाने के लिए बोलती है और कहती है इस बार जूस जो है वो उसके कमरे में रखना है। शायद ये नताशा की चाल थी जो कि सुमन को नहीं पता था। वो एक ग्लास और जूस लेकर नताशा के कमरे में रखने के लिए चली जाती है और इधर नताशा मौका देखकर फटाक से किचन में चली जाती है। तू क्या सोचती है सुमन कि तू सबके दिलों पे राज करेगी? हाँ, नताशा चुपके से चाय में चीनी के जगह पर नमक डाल देती है ताकि सुमन को बहुत डांट सुननी पड़े और घर के सारे लोग नताशा को मालकिन बना दे। बेचारी सुमन जब आती है तो वो इस बात से अनजान रहती है चाय में चीनी के जगह पर नमक है।
वो अपनी सास सावित्री के डर के मारे जल्दी से चाय लेकर अपनी सास को देने के लिए चली जाती है। ये चाय है? तुमने चाय बनाई है? चीनी के जगह पे नमक डाल दी है, काली मनहूस कहीं की। सासू माँ, आप मेरा यकीन करिए माँ, मैंने सच में चाय में चीनी ही डाली थी, मनहूस नहीं हूँ। बहुत सुन ली तेरी बकवास। ये लड़की, चल निकल जा मेरे घर से। मुझे तेरी ये मनहूस शक्ल नहीं देखनी है। चली जाऊंगी सासू माँ, मैं काली हूँ इसीलिए मनहूस हूँ। बस मैं एक बार अपने पति राहुल से मिल लूं। सुमन ये सुनकर चौंक जाती है कि चाय में नमक कहाँ से आ गई। उसने सब सच सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी सास कुछ भी नहीं सुनती। जैसे ही राहुल आएगा मैं तुझे उससे बोलकर इस घर से बाहर करवा दूंगी। अब चली जा मेरे नजरों के सामने से। सासू माँ, आप एक बार सोच कर देखिए, भला मैं चाय में नमक मिला के क्या पाऊंगी। सुमन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है अपनी सास सावित्री को समझाने के, लेकिन सावित्री के सर पे तो जैसे खून सवार था। उसे सुमन की बात नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि उसका काला रंग दिखाई दे रहा था। सुमन को अब कोई उम्मीद नहीं लग रहा था कि अब उसकी सास उसकी कोई भी बात सुनेगी। यही सोचकर सुमन खाना बनाने के लिए चली जाती है। जिसे देखो सब मेरे काले रंग के पीछे पड़े रहते हैं। क्या काली औरत को जीने का कोई हक नहीं है? अब भगवान हमें जैसे बनाए हैं तो मैं उसी रूप में रहूंगी ना। मैं अपने आप को गोरी तो नहीं कर सकती ना। हे भगवान, इस दुनिया में काली और गोरी में क्यों इतना भेदभाव किया जाता है? अरे सभी तो इंसान हैं। राहुल, तुम कहाँ हो? इस घर में मेरा कोई नहीं है, तुम जल्दी से चले आओ। सुमन की सारी आस इस घर से टूट गई थी। वो बेबस होकर रोती रही और खाना बनाती रही। यहाँ उसे उसके पति राहुल के सिवा कोई समझने वाला नहीं था। बस 2 दिनों के बाद राहुल घर आने वाला था। समय ऐसे ही बीतता गया। अगली सुबह होते ही नताशा अपनी सास सावित्री का मेकअप करती है। दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ में रहती हैं और सुमन दिन भर बस काम में लगी रहती है और इधर नताशा और उसकी सास मजे से मेकअप कर रही होती हैं। सासू माँ, मैं एक स्पेशल क्रीम लाती हूँ आपको लगाने के लिए। उससे आप मुझसे भी ज्यादा गोरी हो जाओगी। अरे यार, ये क्रीम तो एक्सपायर्ड हो चुकी है। क्या करूँ, इसे सासू माँ को लगाऊं या नहीं? लेकिन ये तो मुझे पता है कि क्रीम एक्सपायर्ड है। मेरी प्यारी भोली सासू माँ को थोड़ी ना पता है, क्या फर्क पड़ता है। नताशा अपनी सास सावित्री को जानबूझकर एक्सपायर्ड क्रीम को लगाने के लिए ले जाती है, क्योंकि नताशा बहुत ही कंजूस और घमंडी थी। वो सोची कि उसकी इतनी महंगी क्रीम वेस्ट जाएगी। इससे अच्छा है कि वो अपनी सास सावित्री को लगा दे और वो खुद अपने आप को ये क्रीम नहीं लगाती है। ये मेरी सबसे महंगी क्रीम है, लगाते ही आप दुनिया की सबसे सुंदर और गोरी औरत हो जाओगी। बेचारी सावित्री को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि उसकी इतनी भरोसेमंद गोरी बहू ने उसके चेहरे पर डेट एक्सपायर्ड क्रीम लगा दी है, जिसका असर कुछ मिनट बाद दिखने वाला था। सावित्री जब आईने में खुद की स्कल देखती है तो उसके चेहरे पर जलन होना चालू हो गया था। देखते ही देखते उसके चेहरे पर इन्फेक्शन होना चालू हो गया। ये मेरे चेहरे पे जलन क्यों हो रहा है? मैं अभी मुंह धो लेती हूँ। सावित्री तुरंत मुंह को धोने लगती है, लेकिन काफी समय से क्रीम उसके चेहरे पर लगे रहने के कारण इन्फेक्शन बहुत फैल चुका था। उसके चेहरे पर जलन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और सावित्री की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इस बुढ़िया को और गोरी बनाना चाहती थी। यहाँ से निकल नताशा। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाने के कारण हमें वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़ा। ये वीडियो का पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट जल्द आ रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ सुकून भरी कहानियाँ देखते रहिए।